नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारी सीरीज़ सीडीएस पीवाईक्यू के एक और लेक्चर में। आज का हमारा 5th लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर में हम 2023 का जो सीडीएस हुआ था सीडीएस 1 2023 उसके पीवाईक्यू को देखेंगे। कौन से सब्जेक्ट के लिए? ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के लिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमने एक सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो पीवाईक्यू है उनको एनालाइज करेंगे। ओके, डिटेल में एनालिसिस चल रहा है अभी। तो ये हमारी 5th क्लास है। इससे पहले जो 4 क्लासेस है उसमें हमने 2025 और 2024 के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको कवर कर लिया है। अगेन कौन से सब्जेक्ट के लिए? ज्योग्राफी के लिए। तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये अगेन इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये अगेन 9th की जो एनसीईआरटी और 11th की जो एनसीईआरटी है उसी से ही गिवन है। अब देख लेते हैं। देखिए, जो रिवर्स का जो मेनली जो ड्रेनेज पैटर्न का हम देखते हैं ना, उस वाले चैप्टर से भी इसमें क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट क्या है कि रेड रिवर के बारे में है कि ऐसा स्टेट बताना आपको जिसमें रेड रिवर फ्लो करती है और ब्लू हिल्स। तो रेड रिवर इंडिया में एक ही फ्लो करती है, वो कौन सी है? हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर को हम क्या कहते हैं? रेड रिवर बोलते हैं। ओके, तो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि रेड रिवर है। ब्लू हिल्स का चलो एक तरीके से हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाए ना। नीलगिरी हिल्स में जो नील कुरिंजी जो फूल होते हैं वो नीले कलर के ही होते हैं, तो उससे एक मतलब थोड़े से चांसेस है कि 10% चांसेस है कि इससे कंफ्यूज हो जाए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये रेड रिवर वाली, इससे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे और पहली स्टेटमेंट पढ़ते ही हम अपने आंसर पर अराइव कर सकते हैं। पर देखिए, चलिए जो हमारी आगे 2 स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो, 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बोल रखा है कि ये जो स्टेट है, जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनमें से 3 इस स्टेट में हैं। 3 कैसे हैं अभी बता देती हूँ आपको। देखिए, पहला जो असम में रिवर्स वाला हो गया हमारा। ओके, फिर जो हिल्स हैं हमारी वो हो गई, माउंटेन रेंज जो हिमालयस की हैं वो हो गई, और जो थर्ड जो हमारा हो गया वो प्लेन्स का हो गया। तो 3 जियोग्राफिक फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, मतलब कि ये असम को ही डिनोट करती है। अगेन हमें इससे असम का आइडिया लग भी जाएगा, बट ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा। जो पहली स्टेटमेंट है उससे हमें ज़्यादा बेटर आइडिया लग रहा है कि असम की स्टेटमेंट है। ओके, अगेन ये 2.39% 78,000 समथिंग का कुछ एरिया है जो असम कवर करता है। जो कितना फॉर्म करता है इंडिया का? 2.39% एरिया कवर फॉर्म करता है। ओके, इसमें भी वही सब चीज़ें गिवन है कि ये रेड रिवर दिखा दिया आपको। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, अगेन इसमें नाम नहीं है गिवन तो मैं लिख देती हूँ। जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बारे में है ये गिवन। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, आपको जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कौन सी हिल्स या फिर कौन सी माउंटेन रेंज से एंटर करती है इंडिया में। तो ये चीज़ आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। ये हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे रेगुलर हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है कि तेलंगाना, अगेन देखिए मैप इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वर्ल्ड का मैप हो। मैपिंग सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ज्योग्राफी की। अगर हम बात करें तो उसमें मैपिंग सेक्शन है वो एक मेजर पार्ट फॉर्म कर रहा है। हमने पीवाई की जो पहले सोल्व किए हैं उनमें भी देखा है कि काफ़ी मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस हैं मैपिंग के। अभी आगे आगे जब हम सोल्व करेंगे वहाँ से भी हमें मैपिंग के काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मैपिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। ओके, तेलंगाना का बता रखा है कि तेलंगाना के साथ कौन सी जो हमारी स्टेट्स हैं वो टच करती हैं बाउंड्रीज़ को। तो देखो, इसमें कंफ्यूजन किस में दे रखी होगी? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना और जो उड़ीसा, ये दोनों एक साथ हैं। तो इसमें कंफ्यूजन रहेगी कि दोनों की बाउंड्री लगती है या फिर हमारे एक की बाउंड्री लगती है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये अच्छे से आप मैप देख लेना। छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है लेकिन उड़ीसा की बाउंड्री वो हल्की सी नहीं लगती, क्योंकि आंध्र प्रदेश है ना, जो छत्तीसगढ़ है वो ज़्यादा कवर कर लेता है तेलंगाना वाले एरिया को। जो उड़ीसा है वो आंध्र प्रदेश की बाउंड्री के साथ टच करेगा। ओके, आगे हम मैप में भी देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इनमें तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। ये देखिए, तेलंगाना हमारा महाराष्ट्र से टच कर रहा है, कर्नाटका से टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश से तो टच करता है क्योंकि इसी का ही तो पार्ट है ना, इसी से डिवाइड होकर बना। 2014 में बनाया है ये आंध्र प्रदेश को अलग करके, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है ना यहाँ तक आएगी, इसको टच करेगी। ठीक है,
उड़ीसा है वो आंध्र प्रदेश को तो टच कर रही है लेकिन तेलंगाना को नहीं करेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना कि उड़ीसा है वो तेलंगाना को टच नहीं करेगा, छत्तीसगढ़ करेगा। ओके, फिर देखिए इसमें मध्य प्रदेश एक ऑप्शन में है, तो मध्य प्रदेश तो दूर दूर से कहीं तक भी इसका तो रिश्ता नाता ही नहीं है तेलंगाना से। ओके, ये तो दूर की मोसारा मोसा हो जाता है ना, वो वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा कि एक स्टेटमेंट दे दी कि रानी ने अपने दोस्तों को बताया कि लास्ट ईयर उसने बोटिंग की थी, जिसमें वो कौन सी डिफरेंट लेक्स के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि लेक्स हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। वेरी फेमस लेक, देखिए फेमस लेक्स हैं सारी जो भी गिवन है, ये सारी की सारी फेमस लेक्स है, एक को छोड़कर। बारा पानी, इसका हम नाम कॉमनली नहीं सुनते हैं, मतलब यूजुअल नाम नहीं हमारे लिए। ये जो अदर लेक्स हैं, पुलिकट है, कुलेरू है, इनका नाम तो हम काफ़ी सुनते रहते हैं, बट बारा पानी का नहीं सुनते हैं। और ये बारा पानी कहाँ पर है हमारा, मेघालय में है, ये आपको याद रखना है। ओके, लोकटक लेक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर में है लोकटक लेक। चलिए बताइए किस लिए फेमस है ये, और आपको बताना है कि जो हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पर उसका नाम क्या है, और उसमें कौन सा जो एक एनिमल है वो फेमस है, कौन से एनिमल के लिए ये फेमस है। तो ये आपके लिए कमेंट सेक्शन का होमवर्क हो जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो लोकटक लेक है हमारी उसमें कौन सा नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है, और उसमें कौन सा एनिमल है जो डांस करता है। ये एनिमल, इसको हम डांसिंग के नाम से जानते हैं, आगे तो मैं पूरा नाम नहीं बता सकती, ये तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं। देखो हमारी लोकटक लेक हो गई, मणिपुर तो अगेन मिजोरम वाले ऑप्शंस को हम काट सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसे ही दिया गया है, जिस सीक्वेंस में नाम दिए गए हैं ना उसी सीक्वेंस में ये नीचे हमें नाम दिए गए हैं स्टेट्स के। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए लोकटक लेक हमारी मणिपुर में हो गई, तो मिजोरम हम काट सकते हैं इजीली। बारा पानी अगर हमें नहीं भी पता ना, एग्जामिनर को पता है कि ये फेमस लेक नहीं है, इतनी वेल नोन लेक नहीं है हम कह सकते हैं, तो उसने आपके लिए ऑप्शन है उसको ईजी कर दिया है, सेट कर दिया ना ईजी, मेघालय हो गया। तो ये हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हालांकि आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें पता होना चाहिए, बट जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया था 2023 में, उस टाइम पे जरूरी नहीं था कि हम इस लेक को जाने। तो देखो एग्जामिनर आपके लिए बिल्कुल ही डिफिकल्टी लेवल सेट नहीं करेगा। अगर आप सोचते हो कि बिल्कुल ही डिफिकल्टी लेवल सेट कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी बच्चे पास करवाने हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कोलेरू वेल नोन लेक, ये भी बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश की है ये। तो देखिए डायरेक्टली हम अपने आंसर पर अराइव कर गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी पुलिकट लेक है ये तमिलनाडु में हो जाएगी। ओके, और इसमें तो हमें जानने की भी जरूरत नहीं थी, तमिलनाडु हर एक ऑप्शन में तमिलनाडु ही गिवन है। ओके, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट, फ्रीली आस्क फ्रीली योर डाउट्स एंड क्वेरीज अबाउट एनीथिंग। ओके, यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। अब देखिए बारा पानी है, मेघालय हो गया। लोकटक लेक है हमारी, ये कहाँ पर होगी, मणिपुर में हो गई। और कोलेरू लेक हो गई, पुलिकट लेक हो गई, ये आंध्र प्रदेश में है, और ये हमारी तमिलनाडु में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि अगेन देखिए क्या हमने सेंसस का नहीं लिखा था, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे, हर उस टॉपिक में से ऑलमोस्ट हर एक पेपर में हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे सेंसस है, सेंसस भी मैंने उसमें लिखवाया था कि इसमें से आते हैं क्वेश्चन, हालांकि हर ईयर में तो नहीं देखने को मिलेंगे, बट इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, और ये एक फिक्स टॉपिक है। ओके, क्योंकि अभी तक सेंसस है वो हुआ नहीं है हमारा नया, तो एक तरीके से इसका फिक्स डेटा रहेगा, तो एक फिक्स टॉपिक है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना अच्छे से, फिर आपको इसके जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने में डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है कि एक पर्सन जो कि केवल रीड कर सकता है वो राइट नहीं कर सकता, तो वो लिटरेट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन गिवन है हमारे सेंसस में, ये अगेन एनसीईआरटीज में आपको मिल जाएगा, ये डेफिनेशन है वो गिवन है, लिटरेट किसको हम कहेंगे इंडिया में। अब देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन है। अगर हमें नहीं भी पता था ना पहली स्टेटमेंट के बारे में, तो अगर हम काम माइंड से सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते ना, तो इससे हमें पता लग जाता। ओके, इससे ही हम आइडिया लगा सकते थे कि वेट ए मिनट। ओके, एक्चुअली मैं चेक कर रही थी कि रिकॉर्डिंग्स हुई है या नहीं, इसमें कहीं मैं फिर से मुझे दोबारा ना लेक्चर रिकॉर्ड पर करना पड़ जाए, ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है ना पूरा, और फिर उतनी इन्फॉर्मेशन निकलती भी नहीं है, क्या पता जो मैं अभी बता चुकी हूँ उतनी इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा रिप्रोड्यूस ना कर पाऊँ। ओके, अब देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अगेन इसी का ही एक्सप्लेनेशन है। तो देखो क्या कहता है कि 7 ईयर्स, इसमें ईयर दे दी बस, 7 साल या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं, हु कैन बोथ रीड एंड राइट
विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। क्या दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में नहीं हो जाएंगी? अगर ये वाली सही है यही वाली गलत, तो एक दूसरे को ये क्या कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एक दूसरे की पूरक हैं ये स्टेटमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं। तो देखो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है शांत दिमाग से एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि हमें आइडिया लग जाए। यही होता है एलिमिनेशन का तरीका, कि इसको हम ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर टफ भी क्वेश्चन होगा ना, तो उस क्वेश्चन में भी कई बार आंसर छुपे होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो जितने भी आंसर्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, वो सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड हैं। तो कोई चांस ही नहीं बनता कि जितने भी हमारे आंसर्स हैं वो गलत होने का कोई चांस नहीं है। ओके, ये डायरेक्ट मैं ऑफिशियल आंसर की से ही रेफर कर रही हूँ, ऑफिशियल जो आंसर की यूपीएससी पब्लिश करता है। ओके, अगेन देखिए ये इसी की एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। काफ़ी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की गई है, ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें, आप विजुअलाइज कर पाओ चीज़ों को। ठीक है, देखिए जैसे आई रीडिंग और आइकन का हो गया कि भाई रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, +7 ईयर का ऊपर होना चाहिए, 7 या 7 साल से ऊपर के बच्चों को हम ऐसे काउंट करते हैं। वो क्या हो जाएगा? लिटरेट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। अगेन मैपिंग का ही क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, ऐसे तो हम याद नहीं करेंगे, मैप के थ्रू ही हम याद करते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से स्टेट से पास हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया, डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जैसे और के जो हमने पहले बहुत पुराने जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं ना, उसमें डायरेक्ट पूछता था कितने स्टेट से पास, नंबर ऑफ स्टेट्स पूछता था। अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया है कि कितने कोस्टल हैं और कितने लैंड लॉक हैं। डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया। तो 2 हमारे कोस्टल हैं और 6 लैंडलॉक हैं। कौन से हैं 2 कोस्टल? एक तो गुजरात है और एक हमारा वेस्ट बंगाल है। ये दोनों के दोनों हमारे कोस्टल रहेंगे, और बाकी जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, तो ये कौन से हो जाएंगे? हमारे लैंडलॉक। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आती है यूजुअली, मुझे भी आती थी पहले, अभी तो नहीं आती है, खैर एक ट्रिक से मैंने इसको याद किया है। देखो इसमें क्या है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मणिपुर नीचे है, हमें ये तो पता है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगी ना, वो नीचे वाले स्टेट से, जो सबसे लोवेस्ट है ना नॉर्थ ईस्ट में, उससे पास होगी। बट हम ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मणिपुर है लास्ट में, मिजोरम लास्ट में है। तो इसकी एक ट्रिक आप याद कर सकते हो, न मा मी करके, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इससे आपको याद रह जाएंगी स्टेट की जो सीक्वेंस है वो, ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी में ही ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें कंफ्यूज कर देती हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें हो गया नमामि, ट्रिक हो गई नमामि करके, नमामि गंगे प्रोग्राम भी है, आपको पता हो तो। देखिए गुलबर्ग है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो रिवर्स, अगेन रिवर्स के बारे में है, बट थोड़ा सा मॉडिफाइड है। उसमें पूछ लिया सिटीज़ का नाम देके कि जो 2 सिटीज़ हैं ये हमारी कौन सी रिवर्स पे स्टेब्लिश्ड है। अगेन इसको हम हिस्ट्री वाले सेक्शन से भी लिंक कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसको जियोग्राफी में उठा लिया है क्वेश्चन को। ओके, तो देखो गुलबर्ग का पूछ लिया, तो गुलबर्ग जो हमारा है वो कृष्णा रिवर के नज़दीक है। और विजयनगर हम्पी, किसको नहीं पता होगा विजयनगर कौन सी रिवर के नज़दीक है? तुंगभद्रा, क्योंकि हिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं ना जो मेडाइवल हिस्ट्री हमारी, उसमें विजयनगर का पूरा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर सारा कुछ गिवन है विजयनगर एम्पायर के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर जो हमारा विजयनगर है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका कृष्णा हो गया, कृष्णा के पास कौन सा है भाई? गुलबर्ग है। और जो हमारा तुंगभद्रा रिवर है उसके पास कौन सा? हम्पी। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था PYQs में कि जो रायचूर दोआब है वो कौन सी 2 रिवर्स के बीच में है? तो ये जो कृष्णा है और तुंगभद्रा, इन दोनों रिवर्स के बीच में बनेगा रायचूर दोआब, क्योंकि इसके ऊपर लड़ाइयाँ भी होती थी ना, हमने हिस्ट्री में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके, अब देखिए चीता के बारे में, अगेन ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो अभी तो खैर ये इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इसकी न्यूज़ अभी आई नहीं है। अगर न्यूज़ में फिर से होगा तो रेलिवेंट हो जाएगा। बाकी उस टाइम के करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, जब हमने जो चीता है उनको क्या किया था? रीलोकेट किया था, इंडिया में चीता को रीलोकेट किया था। चलिए बताइए चीता एक्सटिंक्ट कब हुए थे? चीता जो है इंडियन चीता, एशियन चीता आप कह सकते हो, वो इंडिया में कब हमने उसको डिक्लेयर किया था कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब पूर्णतः खत्म हो चुके हैं? कौन सी ईयर थी वो? आपको ईयर बतानी कमेंट सेक्शन में। ओके, देखो आपसे क्वेश्चन पुट अप करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप इस लेक्चर से लिंक कर सके, खुद को क्या कर सके? कोरिलेट कर सके। जब आप कोरिलेट में डबल आर आएगा, ओके, लिंक कर सके, कोरिलेट कर सके, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट आपको फील हो, क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा ना ऐसे डिसकनेक्टेड सा फील हो सकता है
उसी के लिए मैं क्वेश्चन पुट अप कर देती हूँ ताकि आप भी इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना बनाएं। ओके, और जो कमेंट सेक्शन में आंसर्स पोस्ट होते हैं उसका ऑफकोर्स मैं देखती हूँ सबके आंसर्स, और जिसके अगर किसी का रॉन्ग भी है तो उसको बताती भी हूँ। ओके, तो आप बेफिक्र होकर अपनी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है आपका, वो उनको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, कूनो नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये तो काफ़ी फेमस है, उस टाइम पे तो बहुत करंट अफेयर्स में रहा था ये। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक स्टोरी टाइप में दे दिया कि विक्की ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने कहाँ कहाँ पर विजिट किया भाई, स्टीवर्ट आइलैंड। हालांकि चलो मान लो भाई विक्की एक थोड़ा सा काफ़ी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और वो इंडिया में विजिट ना करके कहाँ पर विजिट करता है, जैसे कि जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, वो लड़की इंडिया में विजिट कर रही थी, लेकिन विक्की ने क्या सोचा, चलिए भाई इंडिया तो बहुत ज़्यादा घूम लिया, अब हम विदेशों में जाते हैं। तो विदेश में गया, फिर उसने बोला कि भाई मैं स्टीवर्ट आइलैंड गया हूँ, मैं बे ऑफ प्लेंटी घूम के आया हूँ, होक बे घूम के आया हूँ। और अब बताना है कि भाई कौन सी कंट्री है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं, तो वो कौन सी हमारी न्यूजीलैंड है। ओके, देखो होक बे है न्यूजीलैंड में है, बे ऑफ प्लेंटी भी न्यूजीलैंड में है, स्टीवर्ट आइलैंड भी न्यूजीलैंड में है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक स्टोरी टाइप में दे दिया कि मानव है वो प्लान कर रहा है अभी कि वो विजिट करेगा सभी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दिल्ली में उनको। तो अब आपको बताना है, ये किसी जो एग्जामिनर सेट कर रहा होगा एग्जाम, उसने सुन लिया होगा, माना उसका दोस्त होगा या तो वो प्लानिंग कर रहा होगा फ़ोन कॉल पे कि भाई मुझे ना सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं दिल्ली में सब जगह घूमना है। तो उसने क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दिया, क्या बोला कि भाई चलो बताओ। अब देखो आसानी तो कर दिया आपके लिए, पहला ऑप्शन हम ना भी सोचे, अगर हमें ना भी पता हो ना रेड फोर्ट है या नहीं, तो रेड फोर्ट तो हर ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार। अगेन कुतुब मीनार को देखो हर एक में नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है उसमें कुतुब मीनार नहीं है, हुमायूं टॉम्ब है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, देखो जामा मस्जिद तो बिल्कुल भी नहीं है, जामा मस्जिद वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी काउंट नहीं होती है, तो जामा मस्जिद वाला हम आउटराइटली इसको रोंग कर सकते हैं। इंडिया गेट भी अभी नहीं है हमारी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, डायरेक्ट आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। देखो विजुअलाइज करो, यूनेस्को में ये क्या है, हमारा रेड फोर्ट है, ये क्या है, हमारी कुतुब मीनार। अब आपके लिए अगेन क्वेश्चन है एक, कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था? ध्यान से सुनना, मैंने पूछा कंप्लीट किसने किया था, ना कि फाउंडेशन किसने रखी थी। फाउंडेशन का नहीं पूछ रही हूँ मैं, आपको बताना है कि कंप्लीट किसने किया था। और अगर आप बताना चाहे तो फाउंडेशन का भी बता दो, सारा बता दो इसके बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, इसकी क्या कहानी रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हुमायूं टॉम्ब है, ये किसको नहीं पहचान में आएगा, हुमायूं टॉम्ब है ये। चलिए एक और क्वेश्चन, हालांकि आर्ट एंड कल्चर वाला हमारा है, कि हुमायूं टॉम्ब है उसको किसने बनाया था। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि हुमायूं टॉम्ब की फाउंडेशन किसने रखी थी, मतलब किसने इसका प्लानिंग किया था, ये आपको बताना है। ओके, अब देखिए इंडिया गेट, अगेन इंडिया गेट अभी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब ये तीनों की तीनों हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इससे कि आपको क्या पता चल रहा है कि जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार उन पर एक बार नज़र मार लेना कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगेन सिटीज़ पूछ लिया, क्या हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस की थी उसमें डिस्कस नहीं किया था कि आपसे ये पूछ लेता है कि सिटीज़ की अरेंजमेंट करो, या फिर जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज़ की ही बारे में पूछ लेगा कि जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ है उनकी अरेंजमेंट कर दो। कोई भी डायरेक्शन दे देगा, उसकी मर्जी है, कोई भी डायरेक्शन दे देगा उठा के जो उसकी फेवरेट है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। बस आपको याद रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो फ्लो कर रही हैं। तो देखो जो गंगा है उसकी तो वेस्ट टू ईस्ट ही रहेंगी, नॉर्थ टू साउथ नहीं रहेंगी, नॉर्थ टू साउथ वो नहीं पूछेगा, तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट आपको याद रखनी है। ओके, तो देखो सिटीज़ हैं, बैंक, हमें सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी है, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारा रहेगा कानपुर, ये सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले कान मतलब कानपुर रहेगा। ओके, प्रयागराज नहीं रहता, प्रयागराज सेकंड नंबर पर रहता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, संगम होता है यहाँ पर 3 रिवर्स का, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद क्या आएगा, पटना, उसके बाद आएगा भागलपुर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले क्या है, कानपुर है, फिर जो ओके पेन का कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। देखो पहला क्या है, कानपुर है, सेकंड क्या है, प्रयागराज है, थर्ड है हमारा पटना, और जो फोर्थ है वो क्या है, भागलपुर। ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहेगी, अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, वेस्ट टू ईस्ट रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में सबसे लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन किसका है। अगेन देखिए ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि इसको हम इतना भी भाई हर चीज़ तो हम नहीं ही मगअप कर सकते हैं, पर अब ये आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट जो एक्सटेंशन है ना नॉर्थ साउथ का, वो किसका है, छत्तीसगढ़ का सबसे मैक्सिमम है। ओके,
बाकी जिसने मैप को अच्छे से घोट के पी लिया है वो तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, पर ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले जो होते हैं ना वो ये काम करते हैं ज़्यादा। ओके, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफर साइड पे ही रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन पर जो स्टेट्स के ऑप्शन है ना वो इजी हैं। देखो क्वेश्चन बेशक टफ है कि भाई वो बता दिया, बट जो ऑप्शंस गिवन है ना उसकी वजह से क्वेश्चन है ना वो इजी बन जाता है। कैसे? देखो झारखंड हमें पता है कि छोटा सा स्टेट है ना। तेलंगाना हमें पता है कि ये भी छोटा है क्योंकि डिवाइड होकर बना है, ये भी छोटा है बाउंड्री में अगर हम देखें तो इसकी। ओडिशा है, वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी यही दो कन्फ्यूजन के मेन पॉइंट्स हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें कुछ डेज दे दिए और उसकी डेट्स दे दी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा। डेज और डेट्स जो न्यूज़ में होती है ना उनको हम कवर करेंगे हालांकि शॉर्ट्स के थ्रू, पर जो भी डेज और डेट्स होती है उनको आपको याद रखना है। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसके ऊपर एफकेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंट का एफकेट हुआ था ना उसमें आया था। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फेब को। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क क्या रहेगा कि जो अभी रिसेंट में जो हमारी 4 साइट्स ऐड हुई हैं ना वो आपको बतानी कि कौन सी साइट्स है वो ऐड हुई हैं, रामसर साइट्स। ओके, इसके ऊपर भी एफकेट में क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, जो सिलीसर लेक है ना उसके बारे में आया था, कौन से स्टेट में है वो? राजस्थान। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, देख लेना एक बार रामसर साइट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 2 फेब को मनाया जाता है, तो हम इजीली एलिमिनेट कर देंगे 2 ऑप्शंस को। नेक्स्ट देखिए डी का अब हमें दे ही दिया है आंसर, एग्जामिनर ने ही। इंटरनेशनल जो मदर डे है वो कब मनाते हैं? हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पर है? बी और सी में है, टाइगर डे और वाटर डे में है। जो टाइगर डे है ना उसको जुलाई से लिंक करो, आप कुछ भी स्टोरी बनाओ पर लिंक करो। ठीक है, जो अगर ये क्वेश्चन आ चुका है ना एग्जाम में तो हमें तो लिंक करके इसको बिल्कुल मतलब रट लो कि ये डे इस दिन ही मनाया जाता है, चाहे आप किसी भी टाइप की स्टोरी बनाओ, किसी भी तरीके से लिंक करो। ओके, किसी का बर्थडे आता है, जैसे मैंने तो इसको लिंक किया था, मेरी फ्रेंड का बर्थडे आता है 22 अप्रैल को, तो उसको लिंक किया था मैंने इससे। ठीक है, वाटर डे है तो एक ही बच गया, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। ओके, देख लीजिए ये पिक्चर्स के थ्रू थोड़ा सा आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा डे कहाँ पर है। अर्थ डे है जैसे 22 अप्रैल को हो गया, तो ये पिक्चर्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं विजुलाइज। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेनेट इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट्स। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 6th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन 6th के एनसीईआरटी से उठाया गया है, डायरेक्ट पूछा कि गैसेस, हम 2 टाइप के प्लैनेट्स पढ़ते हैं, एक तो हमारा होता है रॉकी प्लैनेट्स और एक हमारा होता है गैसेस प्लैनेट्स। जो आउटर प्लैनेट्स जिनको हम क्या देते हैं, आउटर प्लैनेट्स भी इसको बोल देते हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं? इनर प्लैनेट्स। ओके, इनर प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। देखो जो स्टार्टिंग के होते हैं, जैसे कि इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। अब इतना आ ही गए हैं तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसके एनसीईआरटी में ही गिवन है ये ट्रिक, माई वेरी ट्रिक, सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट। अब ये अलग क्यों लिख रही हूँ वो भी बताऊंगी, जस्ट मैं यहाँ भी लिख सकती थी पर यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ? जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये ट्रिक गिवन है एनसीईआरटी में। ओके, तो इसका मैं बताती हूँ। देखो वेट थोड़ा सा ना डिफरेंट सा पेन ले लेते हैं कोई। ठीक है, देखो माई वेरी एफिशिएंट मदर, यहाँ तक तो जो है ये क्या रहेंगे हमारे पहले, रॉकी या फिर इनर प्लैनेट, और जो बाकी रेस्ट बच गए जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो ये कौन से हो गए हमारे? गैसेस जो प्लैनेट्स है या फिर आउटर प्लैनेट्स हम इनको बोल सकते हैं। अब देखो एम से क्या हो गया हमारा? मरकरी। ई से क्या, वी से क्या हो गया हमारा? वीनस। ई से क्या हो गया? प्यारा अर्थ हमारा जो है वो। एम से क्या हो गया? मार्स। तो ये जो प्लैनेट्स है इनको हम क्या बोल देते हैं? रॉकी प्लैनेट्स या फिर इनर प्लैनेट्स। उसके बाद जो प्लैनेट्स बच गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये कौन से हो गए हमारे? गैसेस प्लैनेट्स, या फिर इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोल देते हैं जुपिटर के नाम से, क्योंकि सारे जुपिटर के बाद आ रहे हैं तो जोवियन प्लैनेट्स भी हम इनको बोल देते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन है, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें गिवन है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सारी ट्रिक हम डिस्कस कर चुके हैं, सारा डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको आंसर देखने से पहले, जैसे अगली स्लाइड पे हम जाएंगे तो उसमें फॉर श्योर आंसर मिलेगा आपको, बट वीडियो को पॉज करो,
अपना आंसर डिसाइड करो, उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, उसके बाद आप आंसर देखो, ताकि अगर गलत भी हो जाए तो आपको याद रहेगा हमेशा ये, ठीक है। तो क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ करनी है, पहले वीडियो को पोस्ट करना है, उसके बाद आंसर पे अराइव करना है, वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, फिर आपको आगे की वीडियो देखनी है। ओके, करना है सभी को ये चीज़, जो भी देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ 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 मेक श्योर आप इसको करें। ओके, तो देखो नेक्स्ट ओके ओके ओके, देखो सोयल जो टाइप है उसके बारे में क्वेश्चन है कि क्या हमने पहली क्लास में डिस्कस नहीं किया था। सोयल का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी आपको क्वेश्चन है वो देखने के मिलते हैं कि मैक्सिमम में क्या है कि भाई सोयल का कैरेक्टरिस्टिक बता देगा या फिर उसके फीचर हैं वो लिख देगा। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर हालांकि एक ही होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख देगा और उसके बाद आपको पूछ लेगा कि कौन सी सोयल के कैरेक्टरिस्टिक है, या आपको क्रॉप दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सी सोयल में प्रॉपरली उगती है। जैसे इसके इस टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस सोयल का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था इस चीज़ को। हालांकि जो स्टूडेंट्स नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी एक बार वो टॉपिक्स हैं लिख लेते हैं। सोयल है, क्रॉप है, आप भी कमेंट, कोई टॉपिक रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अर्थक्वेक का टॉपिक है, वेदरिंग का टॉपिक है। हालांकि जो अर्थक्वेक वेदरिंग है उसमें से इतने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन सोयल और क्रॉप तो मस्ट हैं हमारे। सोयल और क्रॉप तो आप देख ही लेना, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ जो हमने मैपिंग का लिखा था कि भाई रिवर्स की हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस की हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हो जाती है नेशंस की, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। मैप तो आपको करना ही है, चाहे वो इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड का मैप हो, मैप करना ही करना है। ओके, सोयल हो गया, क्रॉप हो गया, अर्थक्वेक हो गई, वेदरिंग हो गया, मैप हो गया, रिवर्स। रिवर्स अगेन एक सेपरेट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आप मैप के थ्रू भी इसको कर सकते हैं इजीली। माउंटेन रेंजेस की अरेंजमेंट भी पूछ लेता है, माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्लाइमेटोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटोलॉजी तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ओशनोग्राफी है। आप बोलोगे मैम आपने तो सारी टॉपिक लिखवा दी, बट सारे नहीं है भाई, जितनी भी क्लासेस देखी है ना पीछे की, वो टॉपिक को सेग्रीगेट कर चुके होंगे मोस्टली अभी तक तो, कि ये टॉपिक है जो पिछले 2 सालों में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। बहुत क्लियर टॉपिक हैं, ये डिस्कस भी हुए हैं क्लास में कि देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आप ये टॉपिक इसलिए लिखवाया था कि आप अपने एंड से भी इस चीज़ को कंफर्म कर सकें कि क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं, या फिर मैम ऐसे ही बता रही है। ओके, तो देखो क्या है कि भाई वेरियस प्रोपोर्शंस हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के। चलिए हमें नहीं पता इस स्टेटमेंट से क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन पोटास, फॉस्फोरिक और लाइम है। चलिए स्टेटमेंट से भी हम मान लेते नहीं पता लगा हमें, लेकिन ये चीज़ तो हमें पता लगवा ही देगी कि कौन सी सोइल के बारे में है। तो आप देख रहे हो ना क्या फॉर्मेट एग्जामिनर का, कि एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। वो सिर्फ आपके माइंड को कंफ्यूज करने के लिए इतने ऑप्शंस देता है टफ वाले, या तो टफ पहले दे देगा या ईजी दे देगा लास्ट में, या ईजी पहले दे देगा बाद में टफ दे देगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सोल्व करने की ट्राई करनी है। ओके, फॉर श्योर ट्राई करना है। तो चलो अब इतना मैंने हिंट दे दिया, वीडियो को पॉज करो यहीं पे और अपनी तरफ से आंसर पे अराइव करने की कोशिश करो, और उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। ओके, सबको ये चीज़ करनी है, जो भी देखेंगे ना वीडियो सबको करना है ये चीज़। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज के बेसिस पे सिर्फ एक ही हमारी सोयल है जो एज के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, एल्यूवियल सोयल। कैसे, भांगर मतलब जो आदमी बांगड़ लेके, आपने हरियाणा में देखा होगा कि बांगड़ लेके आदमी चलते हैं, मतलब कि जो लठ एक टाइप में हरियाणा की लैंग्वेज है ये, कि बांगड़ लेके चलते हैं जो बूढ़े आदमी होते हैं, बूढ़े आदमी बांगर। तो भांगर को आप बांगर से याद कर लो कि वो पुरानी है, और जो खादर है वो हो जाएगी नई। ओके, तो ये टाइप ऑफ सोयल है, एल्यूवियल में ही हम डिवाइड करते हैं इसको, किसके, एज के बेसिस पे, कि नई सोयल है या पुरानी सोयल है। ओके, तो ये आपको याद रहेगी अब। और इसके और भी हैं, जैसे और भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि लंबी चली जा सकती है वीडियो, बट कोई नहीं। भाबर है, तराई है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है इसके क्लासिफिकेशंस। फिर ये हो गया कि कौन सा, भांगर, एंड फोर्थ वन इज खादर। ओके, तो देखो भाबर है, इसमें मैक्सिमम रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत लंबे लंबे रॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, रिवर है वो डिसअपियर भी हो जाती है, पत्थरों के नीचे छुप जाती है रिवर। तो ये भी इसका एक फीचर है, ये पढ़ लेना, ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी में गिवन है ये, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ो ना उठा के, जो बेसिक सोर्स है हमारा। ओके, भाबर है वहाँ पर डिसअपियर होती है और रीअपियर होती है, वो तराई के रीजन में रहती है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट ये हमारी ओल्ड एल्यूवियम होगी, और ये हमारी क्या हो गई, न्यू एल्यूवियम, ये तो हम देख ही चुके हैं। ओके,
तो इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। अब देखिए जो अब ऑप्शंस में है लैटराइट है, एरिड है और ब्लैक है, इन तीनों के फीचर्स भी आप पढ़ लो जाके, अब एनसीईआरटी से जाके पढ़ो, है ना? क्योंकि अगर मैं वीडियो में सारी चीज़ें करवाने लगी तो वीडियो फिर थोड़ी लंबी चली जाएगी और जो मेन मोटिव रहेगा ना वो थोड़ा-सा साइड हट जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि ये चीज़ें ना प्रॉपर क्लास में जब हम पढ़ते हैं तभी हमें समझ आती है, ऐसे नहीं कि थोड़ा-सा, हालाँकि मैं रिवाइज़ करवा सकती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक सेपरेट क्लास मुझे ज़्यादा फिज़िबल लगती है कि सेपरेट क्लास में ये डिटेल में चीज़ें करवाई जाए तो वो बेनिफिट देता है ज़्यादा। अब आपके लिए आपके एंड से आप ये चीज़ कर सकते हो आराम से कि तीनों जो सोयल्स हैं उनके बारे में देख लो एक बार। हालाँकि हमने पीछे क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं, एरिड के ऊपर है, ब्लैक सोइल के ऊपर है। ब्लैक सोइल को हम सेल्फ प्लॉविंग सोइल कहते हैं कि खुद ही अपने आप को प्लो कर लेती है। सेल्फ प्लॉविंग सोइल भी हम कहते हैं ब्लैक सोइल को। ओके, तो ये इसका मेन फीचर, मेन फीचर याद करो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मेन फीचर आप याद कर लो। क्रॉप में आपको थोड़ा डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ती है, बाकी सोयल में आप मेन फीचर्स होते हैं ना उनके कीवर्ड्स याद करो, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको चाहिए पता ना हो कि हमें फोस्फोरिक लाइम कौन सी मिलते हैं, या फिर सैंड सिल्ट और क्ले का तीनों का जो प्रोपोर्शंस है वो किस में मिलता है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि भी एज के बेसिस पे कौन सी सोयल डिवाइडेड है, तो इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। तो फिर हम इतना ज़्यादा क्यों डीप में जाएं, है ना? अपना टाइम को यूटिलाइज करना स्मार्टली। ओके, अब देखिए इंडस रिवर बेसिन के बारे में है। अगेन हमने क्या इससे पहले गंगा रिवर बेसिन का नहीं पढ़ा था कि गंगा रिवर बेसिन है वो कौन से स्टेट्स में फ्लो करता है, मतलब कौन से स्टेट्स को कवर करता है, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर बेसिन वर्ड है तो मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी काउंट कर रहा है। ओके, तो इंडस रिवर बेसिन मतलब उसकी छोटी से छोटी जो ट्रिब्यूटरी है, और ऐसे क्वेश्चंस पे आप कोशिश किया करो कि जितनी मैक्सिमम स्टेट्स जो दे रखे ना पास वाले, आप उसी ऑप्शन के साथ जाओ अगर आपको नहीं भी पता है। जैसे हरियाणा है ये, ठीक है, मिस टाइप है, कोई नहीं, इतना तो अब ऊपर वाले में तो सब सही है ना, हरियाणा है ये, मिस टाइप है थोड़ा। ओके, देखो अब क्या है, ये पास के स्टेट्स हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ भाई इन स्टेट्स में हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर जो स्टेट्स दे रखे ना, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम नंबर बोला था मैम ने तो हम ऐसा कर देंगे कि यहाँ पर दे रखा है महाराष्ट्र और उस पर टिक कर देंगे, ऐसी गलती नहीं करनी है यार। पास वाले देखो, और जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर हो सकती है, जैसे पंजाब में है सतलुज रिवर फ्लो करती है, एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन मीन राजस्थान में ही हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं तो वहाँ पर हम राजस्थान को भी काउंट करते हैं। ओके, तो पास वाले स्टेट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टेट्स को ही कवर करना है, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है वो आ जाती है। अब आपको एक बात याद रखनी, किसी भी फैक्ट को हमें नो कहना बहुत टफ है, ये आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। हमारे टीचर हैं जिनसे मैं भी पढ़ी हूँ, उन्होंने काफ़ी बार बताया कि किसी भी चीज़ को नकारना बहुत टफ है, क्योंकि अगर हमें छोटा सा, अगर 0.001% का भी हमें कहीं क्लू मिल गया उस चीज़ का, तो वो फैक्ट है वो गलत हो जाता है, उस फैक्ट को हम फॉल्सीफाई कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को ना कहना बहुत टफ है, ये आप खुद सोचना इस चीज़ पे, किसी भी चीज़ को ना कहना बहुत टफ है। हाँ, अगर आप कह दो कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें है, अगर उसका 0.01% भी हमें कहीं मिल गया ना, तो भी वो सही हो जाता है हमारे लिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है कि कौन सी करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको घुट्टी बताई हुई है पहले की क्लासेस में कि क्या घुट्टी हो सकती है, कि करेक्ट और इनकरेक्ट हमें पढ़ना है। ये हमारे क्लास की घुट्टी रहेगी कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, जिससे हमारे आगे का क्वेश्चन है चाहे हमें आता हो चाहे ना आता हो, बट गलत होने के चांसेस ना हो। ओके, ताकि हम उसको सही माइंडसेट से पढ़ सकें। तो देखो विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में है कि एक लैंडलॉक पोर्ट है। ओके, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये एक लैंडलॉक पोर्ट है। आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, डॉल्फिन नेक की। ओके, देखो दीनदयाल पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कांडला पोर्ट भी कह देते हैं दीनदयाल पोर्ट को। अब आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में है, दीनदयाल पोर्ट कौन से स्टेट में है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स है वो हमारी बिल्कुल सही हैं। देखो ये हमारा कौन सा है, जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो वाला है, और ये हमारा कौन सा है, दीनदयाल पोर्ट है। क्योंकि ये, चलो अब जिसने मैपिंग अच्छे से की होगी ना उसको तो आइडिया लग गया होगा अभी तक कि कौन से स्टेट में है दीनदयाल पोर्ट, क्योंकि मैप से ही पता लग जाएगा। ओके, ये टाइडल पोर्ट है एक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वोल्केनोज, अगेन वोल्केनोज के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक वोल्केनोज वाला। द स्ट्रेंथ ऑफ ए वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आइसलैंड एंड फिलीपींस। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि चलिए देखते हैं, ताकि मैं मतलब एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हमें स्टेटमेंट नहीं भी पता ना, तो भी हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करना, हर एक चीज़ को फिगर आउट करना, वो कैसे कर सकते हैं। आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय
वोल्केनिक एक्टिविटी। अब हमें अगर इनकी लोकेशन नहीं पता है ना, थोड़ा सा टफ हो जाएगा इस चीज़ को पहचानना कि फिलीपीन और जो आइसलैंड है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं या नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैप तो कर ही लो एक बार, ठीक है। वोल्केनिक सोयल्स आर रिच डीप फर्टाइल अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें काफ़ी एशिज वगैरह होती हैं, काफ़ी टाइप के मिनरल्स होते हैं जो कि रिच बना देते हैं सोयल को क्या कर देते हैं, एनरिच कर देते हैं। इसलिए क्या है, ये एक फर्टिलिटी वाली सोयल है। ओके, आप देखो आइसलैंड थोड़ा ऊपर की तरफ है और जो फिलीपींस है वो हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन की तरफ ही आता है, मतलब एशियन रीजन की तरफ ही आता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे वोल्केनिक आइलैंड है। देखो वोल्केनोज फॉर्म कर रखे हैं। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और जो इंटेंसिटी है ना, वो हम कैसे मेज़र करते हैं, वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स से मेज़र करते हैं कि कितना कौन वोल्केनो स्ट्रेंथ में है ज़्यादा। ओके, तो ये थोड़ा सा हम इसमें तुक्का ले सकते थे कि हाँ भाई ये चांसेस हैं स्टेटमेंट की कि स्टेटमेंट सही हो। ओके, बाकी आइसलैंड और फिलीपीन का अगर हमें पता है, क्योंकि आइसलैंड क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम वोल्केनोज ही मिलते हैं। ये मिड ओशनिक जो रीज है ना, उसी लेन में लाई करता है। मिड ओशनिक जो रीज है हमारी जो पैसिफिक ओशन में, उसी साइड में लाई करता है, इसलिए यहाँ पर वोल्केनोज हैं वो देखने को मिलते हैं। ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही क्रिएट होते हैं। ओके, और आइसलैंड भी हमारा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही क्रिएट हुआ है। ओके, और ये तो मतलब थोड़ा सा सोइल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है कि जो वोल्केनिक सोयल है वो सबसे ज़्यादा रिच होती है, फर्टिलिटी उनकी हाई होती है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो क्लाउड टाइप के बारे में है। क्लाउड टाइप, क्या हमने इस टॉपिक को नहीं लिखा था जी फर्स्ट क्लास में, और उसके बाद हमने मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर एक, जैसे हमने 4 पेपर सोल्व कर लिए हैं, चारों के चारों पेपर में हमने क्लाउड का टॉपिक तो सोल्व किया ही किया है। अब ये 5th पेपर है जो हम सोल्व कर रहे हैं, और इसमें भी हमें क्लाउड का टॉपिक मिल गया है। तो क्या आपको पता नहीं लग रहा कि क्लाउड को हम सुपर प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, है ना जी। तो देखते हैं हम, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी कि दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, जैसे कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे ऊपर उठता है ना, ये कन्वेक्शन होता है। जैसे मान लो एयर है वो गर्म होकर वो ऊपर उठती है ना, उस ऊपर उठने वाले को हम कन्वेक्शन कहते हैं। ये अगेन एनसीईआरटी में ये प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है। हमारा 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें कन्वेक्शन, कंडक्शन, एडवेक्शन तीनों प्रोसेसेस एक्सप्लेन्ड है। ओके, बाकी अगर फिर भी किसी को डाउट है कोई भी इन प्रोसेसेस में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना। उसके ऊपर एक सेपरेट शॉर्ट है वो मैं अपलोड कर दूंगी ओके, अपने चैनल पर। अब देखिए, ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग। क्या इस टाइप की चीज़ हमने पहले क्लास में डिस्कस नहीं की? पहले जो क्लासेज हुई उनमें डिस्कस हुई है ना। मैंने आपको बताया था कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, ये रेन बियरिंग क्लाउड है। थंडर स्टॉर्म्स आते हैं जब ये क्लाउड फॉर्म होता है, ये हमने पहले की क्लासेज में भी डिस्कस किया है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम अपने आंसर पर अराइव ईजिली कर सकते थे। बाकी जो नेक्स्ट है वो कॉलीफ्लावर टावर्स हैं वो बना देता है, जिनको हम एनविल टॉप्स कहते हैं। तो देखो क्या है, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस है, और ये मैक्सिमम जो कन्वेक्शन, चलिए नॉर्मली ये क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। जो मैक्सिमम कन्वेक्शन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जो कन्वेक्शनल हम रेनफॉल भी बोलते हैं ना, कन्वेक्शनल जो रेनफॉल है, आप यही बता दो कि कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पर देखने को मिलती है? ट्रॉपिक्स पर देखने को मिलती है या फिर इक्वेटर पर? आपके लिए ऑप्शंस भी दे दिए हैं, ट्रॉपिक्स या फिर इक्वेटर। ओके, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर लिख के आपको ए और बी में से कोई भी एक ऑप्शन आंसर है वो पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, अब देखो ये कॉलीफ्लावर टॉप की बना दी इसने, क्यों? क्योंकि देखो जब नीचे से एयर राइज हो रही है ना, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। तो अगर डाइवर्स होगी तो वो ऐसे कुछ फॉर्म कर लेगी, है ना। तो ये क्या है हमारा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, एनविल टॉप या फिर कॉलीफ्लावर के नाम से भी जानते हैं कि कॉलीफ्लावर टॉप टाइप है, ये फॉर्म कर देता है। आपको रीजन समझ आया क्यों करता है फॉर्म? कि जब नीचे से जब भी एयर राइज होगी ना, तो वो ऊपर आ जाके हमेशा डाइवर्स होगी, और जो एयर सबसाइड हो रही है ना, वो नीचे आके डाइवर्स होगी। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। हमने वोकर सर्कुलेशन है ना, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। वोकर सर्कुलेशन हमने पढ़ा है। अब प्लीज़ ये मत बोलना कि आपको नहीं पता। जिसको नहीं पता चलो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम इसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट है वो अपलोड कर देंगे। बट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास देख चुके हैं ना, जो एस्पेरेंट्स क्लास देख चुके हैं, उनको तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए वोकर सर्कुलेशन में, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया है इसके ऊपर, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हमने वोकर सर्कुलेशन को पढ़ा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखो, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? ये हमारी गुजरात स्टेट है, उसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ओके, ये देखिए, हालांकि कोस्ट लाइन का डेटा आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, बस एक थोड़ा सा ये है कि आप याद रखो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में। ओह सॉरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नहीं, सॉरी।
हो जाती है गलतियाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है 2023 की जो PYQ हमने सोल्व किए हैं, CDS 1 के जो हमने PYQ सोल्व किए हैं ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो CDS 2 2023 के लिए रहेगी। अगेन ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट हमने ले रखा है उसी के लिए रहेगी। तो तब तक चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए 3 काम रहेंगे। वो 3 काम क्या रहेंगे? रिवाइज़ करना, ठीक है। सेकेंड काम क्या रहेगा? रिवाइज़ करना। और थर्ड काम क्या रहेगा? रिवाइज़ करना। ओके, ये 3 काम आपको करने ही करने हैं, ये तो मस्ट है। ओके, और जो बाकी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं जो कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं वो भी आपको बताने हैं। ओके, तो चलिए क्लास को एंड कर लेते हैं यहीं पर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, करते रहिए रिवाइज।